अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। कल मैं एक बात सोच रही थी कि सोशल मीडिया किस कदर तेज़ी के साथ हमारे रिश्तों में फासले बढ़ाता जा रहा है। सोशल मीडिया इन होता जा रहा है और हमारे फासलों में गैप आता जा रहा है। हम लोग पास होकर भी एक दूसरे के पास नहीं होते। जब भी कोई इवेंट होता है, कोई गैदरिंग होती है, हम सब पास तो बैठे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा होता है। हम अपने यादगार लम्हात सेल्फियाँ लेने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जब दोस्त काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि अपनी कामयाबी की जल्दी वो जो आपकी कामयाबी होती है वो हम लोग गिनवा दें। हम दूसरों की बात कम सुनते हैं और अपनी ज़्यादा सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं उस वक्त, जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में फासले बढ़ते जाते हैं। कहा जाता है कि तकब्बुर से पाक गुफ्तगू, मवाद से पाक मोहब्बत और लालच से पाक खिदमत और खुदगर्जी से पाक दुआ सच्चे रिश्तों की दलील होते हैं। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं जिससे हम जिंदगी खास तौर पर अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। बात करते हैं सेहत के हवाले से, तो मौसम गर्मा अपने अरूज पर है और मौसम गर्मा में जहां दीगर तब्दीलियां आती हैं, वहीं ये भी तब्दीली आती है कि खाने पीने के हवाले से ऑप्शंस हमारे पास कम रह जाते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मौसम गर्मा में कुछ खाने को दिल नहीं करता। मुरगन ग़िज़ा और फ्राइड चीज़ें भी दिल को नहीं लुभाती। और मौसम गर्मा में क्या खाया जाए जिससे ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाए और सेहत भी ठीक रहे, हमारी एक अहम सवाल है। इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम मसला जो हम सबको दरपेश है, वो गैर मुनासिब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से बुढ़ापे के असरात, चेहरे पर झुर्रियों और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने का। इस पर भी बात करेंगे और अपनी एक्सपर्ट से जानेंगे कि खाने पीने के आदत में कौन कौन सी तब्दीलियां किया जाए कि उनके असरात से हम बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब गोंदल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ैनब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। ज़ैनब, हम खाने में मुझे बताइए कि क्या ऐसी बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम एक तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं और हम लोग कमज़ोर हो रहे होते हैं। क्या ऐसी बड़ी गलतियाँ होती हैं? मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हमारी फेवरेट फूड्स हैं ना, वो हमें बूढ़ा कर रही होती हैं। अच्छा। और वही हमें बीमार कर रही होती हैं। मतलब जो हम बहुत पसंदीदा हमारी डिशेस होती हैं, हम लोग बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, वही पसंदीदा चीज़ें, क्योंकि हम वही खाते हैं जो हमारे लिए बुरा होता है। बुरा अट्रैक्ट ज़्यादा करता है ना बेसिकली, इसलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डाइट में। जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी शुगर से। अच्छा। हम चीनी का इस्तेमाल हर चीज में करते हैं, हर चीज में करते हैं, और वही चीनी जो है वो हमारे बुढ़ापे की तरफ हमें सबसे ज्यादा लीड कर रही होती है। ठीक है। क्योंकि वही चीनी हमने अपने जूसेस में डाली, वही चीनी हमने अपने दूध में डाली, वही हमने अपने खानों में डाली, और हम डेली बेसिस पे उन खानों को कंज्यूम करते चले जाते हैं और अपनी एजिंग प्रोसेस जो है उसको हम अपने ही हाथों फास्ट करते हैं। अब जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी देना चाहूंगी। हम डेली ब्रेकफास्ट में 90% लोग वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वाइट ब्रेड जो है वो सबसे ज्यादा एजिंग कॉज करती है। अच्छा। क्योंकि उसको हम लोग मिलाते हैं एग के साथ, सालन के साथ मोस्टली लोग ले रहे होते हैं, या सैंडविचेस वगैरह उसमें बना रहे होते हैं। उसमें ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जब हम उनको हीट अप करते हैं और प्रोटीन के साथ अटैच करते हैं, ये मैं वाइट ब्रेड की बात कर रही हूँ, ब्राउन या ब्राउन की। ओके। उनमें वो हीट अप होने की वजह से जब हम उनको प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ठीक है। फिर उसके साथ जो फास्ट फूड हम सबका फेवरेट होता Exactly, है, हाँ। हम उसके बगैर अपना दिन कंप्लीट नहीं समझते, और अक्सर लोगों को मैंने देखा वो सुबह, दोपहर, शाम भी, रात भी खा सकते हैं। फास्ट फूड। एग्जैक्टली। अच्छा। और तंग भी नहीं पड़ते। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि लोग तंग कैसे नहीं आते फास्ट फूड खा खा के। लेकिन फास्ट फूड इतना शायद हमारे अंदर बस चुका है कि हम उसको छोड़ना चाहते ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि फास्ट फूड में एक तो स्पाइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो इतना ज्यादा होता है कि हम उनके साथ चाहें भी तो हम कोप अप नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे जो कार्सिनोजेनिक उसमें प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकल्स या चीजें जो होती हैं, वो हमें बीमारियों की तरफ भी लेके जा रहे होते हैं। कैंसर्स और लिवर की डिजीजेस जितनी ज्यादा हम देखें, हमें उन चीज़ों से कॉज हो रही हैं। हम ये सोच ही नहीं सकते कि जो फेवरेट खाने हमारे पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और ये चीज़ें हम खा रहे हैं,
वो हमें इसकी तरफ वो हमें किस तरह बुढ़ापे की तरफ या एजिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो फिर हम इससे किस तरह कोप अप कर सकते हैं ज़ैनब? मतलब अगर एक बैलेंस डाइट की बात की जाए तो बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, क्या मतलब है इससे? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग जो हमारा ब्रेकफास्ट है हम लोग वो बहुत हैवी कर लेते हैं, देन हल्का फुल्का सा लंच किया, और खाना जो रात का वो हम लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि नहीं खाते। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। तो जो बैलेंस डाइट है उसका उससे क्या मतलब है? बेसिकली दोनों साइड्स चलती हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, डिनर हैवी करते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें, ब्रेकफास्ट बहुत हैवी है, डिनर बिल्कुल नहीं है। या लोगों में कॉन्सेप्ट मैंने ये भी देखा कि वो कह रहे होते हैं 7 बजे के बाद मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं ज्यादा मोटा हो रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, साइंस इस चीज को नहीं मानती, हम इस चीज को नहीं मानते। पता नहीं उन लोगों ने ये मिथ्स खुद ही शायद क्रिएट कर ली है, या उनको ये चीजें फैसिनेट करती हैं कि वो उस चीज में खुश रहना पसंद करते हैं। अब अगर मैं एक रोटी की एग्जाम्पल दूं, रोटी अगर मैं 6:30 बजे खा रही हूँ या मैं 7:30 बजे खा रही हूँ, वो मुझे एक जितनी कैलोरीज दे रही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये हम खाना खाने के बाद हमारी जो बेस्ट काउचेस या फेवरेट प्लेसेस होती है ना घर में, हम उन पे लेटना बहुत पसंद करते हैं। और हमें होता है कि हाँ यार मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल मोटा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने तो 6:30 खाना खा लिया था, अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं जो मर्जी करूँ। बेसिकली इसका जो है चीज आ रही होती है, आप कुछ भी खा रहे हैं उसको सोने से पहले हजम करना है, डाइजेस्ट करना है, और वो कोई एक्टिविटी करनी है। एग्जैक्टली। एक्टिविटीज हमें करना पसंद नहीं है, वो चाहे सुबह हो चाहे रात हो। अब लोग आते हैं मेरे पास, हमें डाइट प्लान चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसा हो जिसमें एक्सरसाइज ना हो, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ना हो। आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहता अपना। आप अगर बेहतरीन लाइफस्टाइल लें तो आपको डाइटिंग की जरूरत सारी उम्र नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप उसी को ही एंजॉय करते चले जाएंगे। अब इसके साथ मैं ये कहना यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि पहले मैंने शुगर के नुकसानात तो बताए, जितना हमारे लिए शुगर नुकसानदेह है उससे डबल हमारे लिए नमक नुकसानदेह है। अच्छा, और नमक और हमारे लिए दोनों चीजें हैं ज़ैनब जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और नमक जो है वो हमारी बॉडी में एक तो वाटर को होल्ड करता है, हमारा वेट लॉस नहीं होने देता, जिसके डिजीजेस हम लोग देखते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते जा रहे हैं बहुत सारे, किडनी पेशेंट्स होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडीज जो हैं, अब अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा मैं इतना खाता नहीं हूँ लेकिन मैं मोटा बहुत ज्यादा हूँ, फूला हुआ हूँ। हाँ, ये लोग स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। ऐसा है, वो स्टेटमेंट इसीलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में जो वेट है या वाटर है उसने होल्ड कर लिया है, अब वो बॉडी से निकल नहीं रहा, ब्लॉट हो गई है बेसिकली बॉडी। ओके, अब आपने उसके लिए बॉडी से जब उसको फ्लैश आउट करना है तो आपको उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी तो एफर्ट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए या तो आप सॉल्ट इनटेक कम करें, स्पाइसेस कम लें, गर्मियाँ हैं पानी ज़्यादा पिएं, आप जो अपने सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, तो आप उससे बहुत अच्छी तरह से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है। अब एंटी एजिंग की जब हम बात कर रहे हो और ओमेगा 3 की बात ना करें, ये नहीं हो सकता। ओमेगा 3 चाहे हम बॉडी में खा रहे हैं या बॉडी पे लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्किन है ये भी खाती है। हाँ। हम जो स्किन पे लगाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल। जब हमने एजिंग फूड्स की बात कर रहे हैं तो जो मेकअप हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एजिंग की तरफ हमें लेके जा रहा है। अच्छा, तो इसलिए अच्छा है कि हम अच्छा मेकअप इस्तेमाल करें ताकि हमारी डाइट जो है वो उसके साथ मिल के हमें फॉरएवर यंग और 16 का रख सके, ताकि हम हमेशा कह सके हाँ मैं तो सिर्फ 16 हाँ, मैं तो सिर्फ 16 की हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, हम लोग ये तो बैलेंस डाइट की तो बात कर रहे हैं, ये हम जंक फूड्स बहुत ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, लेकिन हम लोग गोश्तखोर कौम कह सकते हैं कि हम लोग हैं। मतलब हमारी दालें, हमारी सब्जियां गोश्त के बगैर नहीं पकती घर में। तो क्या हद से ज़्यादा भी गोश्त का जो इस्तेमाल है वो हमारी सेहत ख़राब कर सकता है? बिल्कुल, किसी भी चीज़ को आप एक्सेस करेंगे तो वो आपको हमेशा तंग करेगा। ठीक है। अब आप गोश्त की बात कर रही हैं, जो हमारे घरों में गोश्त बनता है, व्हाट डू यू थिंक उसमें गोश्त का कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं? हर चीज़ तो हम उसमें इतना ज़्यादा है। या एग्जैक्टली, हम उसमें इतना कुछ वो कर चुके होते हैं कि हम बजाय इसके कि उसके बेनिफिट्स लें, हम उसके नुकसानात की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है। अब हम बजाय उसको इस तरह से कुक करें जो हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, हमें चाहिए हम उसको ग्रिल करें, उसको स्टीम करें, उनमें या इवन बॉयल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको स्टीम या ग्रिल करना पसंद नहीं है, बॉयल करें, उसमें बहुत लाइट सा ब्लैक मिर्च, रेड मिर्च, या जो भी आपको स्पाइसेस पसंद हैं, हाँ, वो ऐड करें और आप उनको कंज्यूम करें, बजाय इसके कि आप सारा दिन गोश्त की तरफ ही जाते रहें और उसी के आप देखते रहें हसीन और एंजॉय करें। आगे ईद आ रही है,
अब भी हमारी इसमें यही भी प्रैक्टिस post है, होगी exactly, हाँ। और उसमें तो यही हो रहा होगा सुबह दोपहर शाम, हाँ। हमें और कोई चीज नजर ही नहीं आ रही होगी। और 5th और 6th डे पहुंचने तक हमारे हालात ऐसे हो चुके होंगे कि हमारी स्किन इतनी सैगी हो चुकी होगी और हमारा खाना देखने को दिल नहीं कर रहा बहुत से लोग तो ज़ैनब हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, वो इतना ज़्यादा मीट जो खा लेते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उनका मतलब बीमारियां वो खुद को लगा रहे होते हैं ये चीज़ें खा पी के। दूसरा हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पर चाहे ईद हो चाहे कोई फेस्टिवल हो, रमज़ान की बात कर लेते हैं, हम लोग फ्राई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब हम बच्चों को भी खिला रहे होते हैं, पराठे खिला रहे होते हैं, देन फ्राइज और भी जो फ्राइड आइटम्स हैं। मतलब इनके कोई अल्टरनेटिव चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी सेहत भी ख़राब ना हो। बेसिकली हम अपनी बीमारी की प्लानिंग खुद करते हैं ना। अच्छा, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्लान खुद बना रहे होते हैं अपने लिए। बिल्कुल, हम उसकी प्रिपरेशन खुद से कर रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए, अगर अंडे की बात की जाए, अंडा जो है वो मेरा ख्याल है 95% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात की जाए तो वो डेली बेसिस में खाती है। बिल्कुल। अब अंडे का इस्तेमाल जो है वो आप कोशिश ये करते हैं कि ऑयल में बने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हो उसमें बने। और हमारी मदर्स जो हैं, मैं उनको करना चाहूँगी टारगेट इस चीज़ में कि वो उस ऑयल को ज़्यादा उतार के साथ पूरा उतार के अंडे के दे रही होती है कि मेरा बेटा ये खाए या मेरी बेटी ये खाए, और उसमें ज़्यादा एनर्जी है। बजाय कि अंडे को आप उसमें जो है वो पोस्ट करके बनाएं या उसको पानी में बना कर लें उसको। एग्जैक्टली बॉईल कर लें। इवन पानी में अंडा बड़ा अच्छा बन जाता है, बॉइलिंग वाटर में आप उसको डालें वो बहुत अच्छा कुक हो जाता है। लेकिन वो हमें पसंद नहीं क्योंकि वो शायद हेल्दी होगा ना हमारे लिए, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो है ना, हम लोग सदियों से यही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि इस तरह हम लोग उन्हें पकाना है, फिर किस तरह हम उनको चेंज कर सकते हैं? लेकिन आप ये देखें, सदियों पहले वो बीमारियां नहीं थी जो बीमारियां अब हैं। हमने ये लाइफस्टाइल तब नहीं था जो अब है। हमने इस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करना है, खुद को लेके चलना है। हमने खुद को इस जो है हमारी पॉपुलेशन या पोल्यूशन उसके साथ लेके चलना है। अच्छा, इतनी पॉपुलेशन पहले नहीं थी। बिल्कुल। खाने जो थे वो प्योर थे। हाँ। हम उनको जिस तरह से भी कर रहे थे वो हमें एनर्जी दे रहे थे। पहले अंडा देसी अंडा होता था, देसी घी में बन रहा होता था, और वो खाने के बाद कम से कम जो बंदा खा रहा है वो 4 से 5 किलोमीटर वॉक कर रहा है, सुबह भी शाम में भी हाँ। डिफरेंट हो रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अंडा भी नॉर्मल ले रहे हैं, ऑयल भी नॉर्मल ले रहे हैं, उसको फ्राई करें। और मोस्टली लोगों को मैंने देखा है 4-4 5-5 खाते हैं फ्राइड एग्स, बॉइल्ड एग नहीं, एक टाइम फ्राइड एग्जैक्टली एक टाइम। और उसके खाने के बाद जैसे पहले मैंने कहा काउच पे लेट जाना है, एंजॉय करना है, और वही चीज तब भी हो रही होती है। तो फिर उनको बीमारियां भी लग रही होती हैं, वो बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे होते हैं, फिर उनको डायबिटीज भी हो रही होती है, मोटे भी हो रहे होते हैं, फिर उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हो क्यों रहे हैं, और फिर कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं, फिर भी क्यों मुझे हो रहा है। बिल्कुल। और फिर हमें क्या करना चाहिए ज़ैनब, मतलब हमें किन चीज़ों का ज़्यादा इंटेक कर लेना चाहिए, मतलब सब्जियां, फ्रूट्स किस तरह की खानी चाहिए ताकि हम लोग जो ये एजिंग प्रोसेस हमारा बढ़ता जा रहा है, ये इम्बैलेंस डाइट खाने से हमारा वो रुक जाए? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि एजुकेट योरसेल्फ। ठीक है, कि आपको ये पता हो कि मैंने कौन से फूड्स जो हैं वो मुझे क्या दे रहे हैं। ठीक है, कौन सी सब्जियां हैं जो मुझे कौन से विटामिन्स दे रहे हैं, कौन से मिनरल्स मुझे मिल रहे हैं। आप उनको पढ़ेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये विटामिन्स हैं, ये मिनरल्स हैं, ये जो मीट है इसमें मुझे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये मुझे मिल रही हैं, मैंने उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। जब आपको ये चीजें पता होंगी तो आप खुद को हार्म नहीं करेंगे कभी भी। अब एक्सेस जो है खाने की वो नहीं करनी है आपने। बेसिकली हम कर ये रहे हैं, सुबह से रात तक हमारे बिजी शेड्यूल्स इतने हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी अच्छी चीज को कंज्यूम कर सकें। जैसे पहले मैं बात कर रही थी ओमेगा 3 की। अब ओमेगा 3 का सबसे रिच सोर्स जो हमारे पास आता है वो चिया सीड्स आते हैं। ठीक है, चिया सीड्स हम लोग कंज्यूम नहीं करते। क्यों नहीं करते? मुझे खाने में उसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, मुझे उसकी अपीयरेंस नहीं पसंद। हमें अपीयरेंस जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। बेसिकली जो जंक में खुद हम क्रिएट करके इंसान बना सकते हैं, उसी को हम खाना पसंद कर रहे हैं। बजाय कि हम हेल्दी फूड्स में जाएं, हम उन फूड्स को खाना पसंद करते हैं। जब हम अपनी डाइट को लाइफस्टाइल चेंज, जैसे मैंने कहा हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, बजाय कि हम फ्राइड फूड्स लें, हम खाना जो है वो सब्जियां और फ्रूट्स की तरफ आएंगे, चाहे वो जितने भी खा लें। मैंने आज तक अपनी लाइफ में अभी तक वो इंसान नहीं देखा जो कहे मैं सिर्फ सब्जियां और फल खाता हूँ और मैं मोटा हूँ। अच्छा, आपने भी शायद नहीं देखा होगा जो कह रहा हो कि मैं फ्रूट्स खाता हूँ लेकिन मुझे बीमारियां हैं।
मैं वेजिटेबल्स लेता हूँ लेकिन मैं बीमार रहता हूँ, मैं उठ के चल नहीं सकता, मुझे यूरिक एसिड का मसला है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कभी भी नहीं हो सकता अगर हम एक मॉडरेशन में लेकर चलें। अब हर इंसान की अपने जो है वो वैल्यूज होती हैं, अपनी बॉडी का टेक्सचर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसने खाने को डिवाइड करना है। हमारे क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छा तुमने ये खाया, तुम्हें इससे फर्क पड़ा, मैं भी ये खाऊंगा। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट। एक डाइट प्लान बन गया और मैंने वो देखा 10 से 15 लोग उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ उस इंसान के लिए बनाया गया था जिसकी हमने उस बॉडी टाइप के लिए बनाया गया था। उसकी बॉडी देखकर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखकर, ये आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ उस बंदे के लिए। खाने की जो टाइमिंग होती है ज़ैनब, वो कितनी कह लें कि इम्पोर्टेंट होती है? खाने की टाइमिंग ऐसे इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी बॉडी में एक टाइमर अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया हो। जिस टाइम हम डेली खाना खाते हैं उसी टाइम हमारे जो एपेटाइट के जो होते हैं हमारी बॉडी में वो सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि हमें अब भूख लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली सुबह 9 o'clock ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मेरी बॉडी का जो स्लाइवा है, मेरी बॉडी के जो एसिड्स हैं वो सुबह 9 बजे से पहले ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे कि 9 बजे हमें खाना मिलना है, हमने उसको डाइजेस्ट करना है, हमने उसको जो है मेटाबोलाइज करना है। अब अगर मैं 9 बजे खाना अपनी बॉडी में नहीं डालूंगी तो वो मेरे जितने हेल्दी मटेरियल्स बॉडी में या हेल्दी गट मेरी मौजूद है वो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए खाने की रूटीन जो बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक रूटीन बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूटीन है दोपहर 2 बजे आप खाती हैं। एक दिन आप दोपहर 2 बजे घर पे नहीं है, आपको खाना अवेलेबल नहीं है, अब बाहर से हेल्दी ऑप्शन कोई आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपको बाहर ड्राई फ्रूट्स तो अवेलेबल होंगे, आपको फ्रूट तो अवेलेबल होगा, आपको जो है ये खजूर अवेलेबल होगी, इंजीर अवेलेबल होगी। आप इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन को ऑप्ट करें, आपकी बॉडी को एक एपेटाइट मिल जाएगी जिसको उसने डाइजेस्ट करना है, जिसको उसने जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जिससे लेके आपकी बॉडी अपने मैकेनिज्म में वर्क करती रहेगी और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये जैसे आपने खजूर, अंजीर और ड्राई फ्रूट्स की बात की है, ये हमारी एजिंग प्रोसेस के लिए भी अच्छे हैं? बिल्कुल, ये स्लो डाउन करते हैं। बिल्कुल, जो लोग एक ये है स्टडी है, रिसर्च की गई कि जो लोग डेली ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं उनका एजिंग प्रोसेस जो कि नहीं कर रहे होते उनसे 10 टाइम्स स्लोअर है, क्योंकि जो ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे नट्स खाने से हमारी बॉडी में, वो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो वो चीज़ें उनको हेल्दी बना रहे होते हैं। अब मैं यहाँ बैठ के अगर वैल्यूज़ बोलूँगी या टर्म्स बोलूँगी तो लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो टर्म्स हमारे मेडिकल में या वैसे न्यूट्रिशन में यूज हो रही होती हैं, आम इंसान के लिए वो नहीं पता। लेकिन ज़ैनब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि गर्मियों में नहीं खाने चाहिए नट्स जो है, गर्मी हो जाती है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ही है? गर्मी वो इसलिए गर्मी हो जाती है क्योंकि हमने पूरा बॉक्स लेकर बैठना है और खत्म करके उठना है। अच्छा, वही बात है कि हमने अपनी प्लानिंग खुद करनी है अपने आप को तबाह करने की। अब जब आप नट्स ले रहे हैं, उन नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आप वो किस तरह कर रहे हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब हैंडफुल में कितने नट्स आ रहे हैं? मैक्सिमम 2 आलमंड्स कर लें, 2 पिस्ता कर लें, 2 काजू कर लें, 2 अखरोट कर लें, मैक्सिमम इतने आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा वो बॉक्स रख के बैठ रहे हैं, उसको पूरे को हमने खत्म करना है। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में आपने अक्सर सुना होगा मूंगफली खाने का बहुत मजा आता है। वो क्यों मजा आता है? क्योंकि वो 1 kg लेके बैठ गए, उसको खत्म करके उठना है हमने। अदरवाइज जो है ना, हमें पता नहीं शायद गुनाह देंगे अल्लाह ताला के हमने वो कम खाई। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, खाना है लेकिन एतदाल में रहकर खाना है, उसकी ज्यादती नहीं करनी और ख़ुद के साथ भी नहीं करनी कि ज़्यादा खा लिया और उसके बाद तबीयत अपनी ख़राब करके बैठ गई या मुख्तलिफ बीमारियों का आप लोग शिकार हो गए। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ाएं। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं और हम बात कर रहे थे कि एजिंग प्रोसेस जिसकी वजह से, खानों की वजह से जो बढ़ता जा रहा है उसको हम किस तरह रोक सकते हैं। तो काफ़ी मालूमात आज हमने आपको दे दी हैं जिससे आप अपना एजिंग प्रोसेस या कमज़ोर होते हुए जिस्म को आप बेहतर बना सकते। तो जनाब और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं फलाह इंसानियत के हवाले से। तो आज के अफरा तफरी के दौर में भी कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत इंसानियत को
अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है। वैसे भी पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में खिदमत इंसानियत के जज्बे के हवाले से एक अलग शनाख्त रखती है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रही है, जिसकी हालिया मिसाल डियाना अवार्ड के लिए 7 पाकिस्तानी नौजवानों का इंतखाब है। ये डियाना अवार्ड बरतानिया की शहजादी लेडी डियाना की याद में 1999 में कायम हुआ, जिसके तहत सैकड़ों अफराद को ये अवार्ड मुख्तलिफ कैटेगरीज में दिया जाता है। इस अवार्ड का बुनियादी मकसद नई नस्ल की जानिब से तालीम और बच्चों में शऊर उजागर करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करना है। आज हम आपकी मुलाकात इस अवार्ड को हासिल करने वाली एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी लड़की से करवाने जा रहे हैं जो झुलसे हुए अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए काम कर रही हैं। वो जले हुए अफराद के लिए ऐसा कपड़ा बनाकर और फराहम कर रही हैं जो उनकी तकलीफ को कम करता है, और इस मंसूबे की वजह से उन्हें डियाना अवार्ड से भी नवाजा गया है। वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना अहसन काम कैसे सरअंजाम दे रही हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ईमान जवाद हैं जो डियाना अवार्ड विनर है। ईमान, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर having me on the show. I'm really glad. I really appreciate the effort of your team of calling young people like me, and this is going to definitely instill encouragement into other young people who are going to watch the show. ईमान, मतलब आप अभी 16 साल की हैं और आपने आगे A levels करना है, इसमें एडमिशन लेना है। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना बड़ा काम करें जिसकी वजह से आपको अवार्ड भी मिला है, तो मुझे बताइएगा इस काम के पीछे आपकी सोच क्या थी, क्या ख्यालात थे, इंस्पिरेशन क्या थी? Basically, I used to accompany my mother as a child. She's a doctor, so I used to go to the hospitals. और मैं वहाँ देखती थी कि कुछ ऐसे लोग आते थे जैसे जिनमें बच्चे, औरतें, और वो लोग जो लोग अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एक थ्रू अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पूरी ज़िंदगी के लिए स्कार हो जाते हैं, क्योंकि वो जल जाते हैं। और उसके बाद उन्हें ये बताया जाता है कि आप कि ये जो पोस्टबर्न ट्रीटमेंट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जब वो ट्रीटमेंट को ले नहीं सकते, इतनी एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब मैं ये वहाँ देखती थी तो मुझ में एक सिंपैथी जागी कि हमें कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए जो यहाँ से बिल्कुल मायूस होकर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास वो वसाइल नहीं है जिनसे वो ये पोस्टबर्न ट्रीटमेंट ले सकें। ठीक है, ये आपकी इंस्पिरेशन बना और आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो डियाना अवार्ड के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि डियाना अवार्ड किस कैटेगरी का था और आपको जो मिला है, कुछ हमारे देखने वालों को भी बता दीजिए। बेसिकली डियाना अवार्ड जो एक वाहिद ऐसा अवार्ड है जिसके लिए आप काम नहीं करते, इट इज़ गिवन टू यू इन रिकग्निशन ऑफ योर वर्क। और डियाना अवार्ड के लिए बेसिकली आपको कोई ऐसा शख्स जो आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानता हो वो आपको नॉमिनेट करता है फॉर योर सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ठीक है, एनी वॉलंटियर वर्क यूर इन्वॉल्व्ड इन विच इज़ मेकिंग अ ग्रेट चेंज इन द कम्युनिटी। और उसके लिए वो आपको नॉमिनेट करते हैं एंड थ्रू जजिंग प्रोसेस डियाना अवार्ड आपको एक जज करता है डिफरेंट सोशल इम्पैक्ट्स पे, विजन पे, और उसके बाद ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट आपको मिले हुए हैं, ये हमें दिखाइए कि किस तरह के सर्टिफिकेट हैं। ये डियाना अवार्ड है अच्छा। जिस पे लिखा है यंग पीपल कैन चेंज द वर्ल्ड एंड देन इट हैज माय नेम ऑन इट। ठीक है, ईमान जवाद कैन चेंज द वर्ल्ड। ऊपर करके थोड़ा सा हम कैमरा में दिखाइए ताकि लोग भी देख सकें कि ये अवार्ड है जो ईमान को मिला है, डियाना अवार्ड इसको कहा जाता है, और इनकी जो खिदमात है उनकी बना पर ईमान को ये अवार्ड मिला है। और ईमान, ये क्या है? ये पिछले साल 2020 में मैं जब 15 इयर्स की थी तो मुझे यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जो कि मेरे एनवायरमेंटल वर्क पे था, और उसमें अमेरिका की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्शन फॉर नेचर, उसमें उन्होंने मुझे ऑनरेबल मेंशन अवार्ड दिया और मैं वहाँ वाहिद पाकिस्तानी थी दैट रिप्रेजेंटेड देयर एंड आई वाज गिवन द अवार्ड इन 10 years द ओनली पाकिस्तानी वाज गिवन द अवार्ड वाज मी। ओके, सो लास्ट ईयर तो इट वाज गिवन फॉर माय एनवायरमेंटल वर्क, ठीक है, व्हिच वाज ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कलेक्शन इन फॉर्म ऑफ टी लीव्स एंड कॉफी ग्राउंड्स। ये भी हमें दिखाएं और हमारे देखने वालों को भी दिखाइएगा। ये इसका लेटर, ये इसका लेटर है, ठीक है, और ये इसका अवार्ड, और ये अवार्ड है जो ईमान को लास्ट ईयर मिला। जी, एक्शन फॉर नेचर से। ठीक है जी। ये जनाब, पहले भी मैं आपको कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और वो हमारा टैलेंट जो है वो हमारे सामने बैठा हुआ है जो अपना नाम भी रोशन कर रहा है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। तो जब आपने इस पे काम करना शुरू किया ईमान बर्न अवार्ड्स पर, तो क्या लगा आपको जब आपने इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में स्टडी की
अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो स्टडी करके क्या लगा, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं या कम है, कहाँ पर लैक कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली जब कोई बंदा बर्न हो जाता है, कोई इंसान जो इस तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जिस एरिया पे मैंने कंसंट्रेट किया था वो था पोस्ट बर्न रिहैबिलिटेशन, पोस्ट बर्न ट्रीटमेंट। और उसमें 20 साल कबल पहले ये ट्रीटमेंट जो था वो अमेरिका से हम लोग ये कंप्रेशन गारमेंट्स आया करते थे और उसकी प्राइस वो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते थे। और उनकी प्राइस इतनी बढ़ जाती थी कि अप्रॉक्सीमेटली 25,000 अबव, जो कि एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता। और फिर 3 to 4 years बैक हमने इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। वी फाउंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ which applies a slight pressure on your scar and burn, जिसकी वजह से स्किन रिपेयर होती है और रीजेनरेट होती है और उससे काफ़ी आफ्टर इफेक्ट्स, स्कारिंग और कीलॉइड्स ये सब प्रिवेंट होते हैं। अच्छा। तो हमने फिर ये कपड़ा लोकली मैन्युफैक्चर करवा के इसको वेरी लेस कॉस्ट पे अपने ट्रेन प्रोफेशनल से स्टिच करवाया, क्योंकि ये हर एक कंप्रेशन गारमेंट कस्टम मेड होता है फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी बर्न। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर हाथ जल गया तो उसका हाथ का ग्लव बनेगा, किसी का अगर आर्म है तो उसका आर्म बनेगा, किसी की कोई और बॉडी पार्ट है तो उसका उस हिसाब से बनेगा। तो नो पीस इज द सेम, सो इट हैज़ टू बी कस्टम मेड। तो फिर हम डोर टू डोर भी जाके और वैसे भी बर्न सेंटर्स में भी जाके रीच आउट करके लोगों को उनको कस्टम मेड ये बना के कंप्रेशन गारमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं जी, जिससे 90 to 95% हीलिंग में उनको फर्क पड़ता है। और आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं बर्न ट्रीटमेंट के, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, उसकी काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो जाती है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कपड़ा बनाने का? मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट और मुनफरिद सा आप कह सकती हैं कि ये आइडिया है। किस तरह पिंच हुआ जब आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स या किसी से मशवरा किया तो उनका क्या कहना था, क्या रिएक्शन था उनका? बेसिकली पहले भी ये कपड़ा लाहौर में सिर्फ चंद जगहें जहाँ पे मिलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये इतना कॉस्टली है कि कोई भी आम इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब मैं ये देखती थी व्हेन आई यूज्ड टू अकम्पनी माय मदर, तो कि वो वहाँ से उन्हें जवाब दे दिया जाता है कि आप नहीं ले सकते तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको पोस्ट बर्न ट्रीटमेंट, ठीक है। और फिर वो पूरी ज़िंदगी अपनी एक किसी के सहारे गुजारते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा आपको बर्न है जो आप सफ़र करते हैं फिर बाद में। तो इसीलिए फिर हमने इसको फाइंड आउट किया कि ये और कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ है, उसके काफ़ी हद तक हमें टाइम लगा। और फिर उसके बाद यहाँ जब हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाई, उसको हमने बल्क में लिया काफ़ी सारा, ताकि ये हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो और हम जल्द से जल्द जो मरीज़ हैं उनका ज़्यादा टाइम ना गुजरे और उन्हें फ़ौरन ये हम कंप्रेशन गारमेंट्स प्रोवाइड। ठीक है। तो इसमें कितनी देर से काम करी थी आप ईमान? मेरी मदर जो कि है वो 12 ईयर से इस प्रोफेशन में काम करी थी और ट्रेन प्रोफेशनल थी। तो जब 3-4 साल पहले हमने इसे फाइंड किया कि हम ये खुद अपनी on our own accord, why don't we start giving out these compression garments, because they're not being providing readily। तो उसके लिए हमने इसको एक इफ़ेक्टिव तरीके से उनको प्रोवाइड करना शुरू किया और उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए लोगों में ज़्यादा आसानी पैदा की और फिर डोर टू डोर भी जाके लोगों को ये अपनी सहूलत प्रोवाइड की। उसके बाद मेरी मदर मेडिकल असिस्टेंस भी उन्हें देती थी कि किस तरह आपने इसे यूज़ करना है, किस तरह ये आपको हेल्प करेगा जल्द से जल्द सेहत याब करने में। तो ईमान, बहुत से लोग हैं जो अभी आपको देख भी रहे होंगे और अगर वो किसी ऐसे लोगों की या बर्न वार्ड में जाके लोगों की मदद करना चाहते हैं, मरीजों की मदद करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहोगी? सबसे ज़्यादा उन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक स्ट्रॉन्ग विल और आपके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो कि ये मत सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या करना चाहिए। आप ये सोचें कि आप इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। बी द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन, आप इस समुंदर का पहला कतरा बने और फिर लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आपके फुटस्टेप्स में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको एक विल चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल, और उसके तहत आप जो भी काम करना चाहें वो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, आप वो चाहते हैं कि आप स्टेप लें, बेशक वो मेडिकल ट्रीटमेंट में हो, बेशक वो किसी चीज़ की एजुकेशन के लिए, इसके लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आपको चाहिए वो एक बस एक इनकरेजमेंट है, एक मोटिवेशन है जो आप में होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ बेहतर करके जाऊं और मैं इधर आई हूं तो मैं सिर्फ अपनी एजुकेशन पे नहीं फोकस करूं। आई शुड बी डूइंग समथिंग दैट इज़ गिविंग बैक टू माई कंट्री। तो जब आपको
पता चला ईमान के आपको डायना अवार्ड मिलना है, आप नॉमिनेट हो गए हो इसके लिए, क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग थी? आई नो ये बयान नहीं की जा सकती, इसको वर्ड्स में नहीं डाला जा सकता, लेकिन फिर भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे। आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड कि लेडी डायना जो कि खुद इतना वेलफेयर काम कर रही हैं और उनके नाम पे, और बीइंग यूके's most prestigious award, I was absolutely really happy and proud for myself and for my country that I am representing across the globe. तो बस यही feelings थी. I was really excited to have this name with me, to continue Diana's legacy with me. तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, फैमिली का, फ्रेंड्स का, क्या उनका रिएक्शन उनकी तरफ से क्या आया? वो ऑब्वियसली बहुत खुश थे ये सुन के कि मेरे सोशल वर्क के लिए, माई वॉलंटियर वर्क, बेसिकली आई बिलीव कि वॉलंटियर वर्क जो भी सोशल वर्क हो वो आपका इस तरह पे ऑफ करता है कि आप किसी दूसरे को खुश होता देखें, किसी दूसरे को आप देखें कि आपकी मदद हो रही है, और वो जो अंदर की एक फीलिंग होती है, बेसिक हैप्पीनेस वो होती है। और बाकी ये तो सारी चीज़ें सपोर्टिंग है ना, जो कि आपको एक इंकरेजमेंट, मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं कि आगे भी आप इसी तरह काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इसी इनकरेजमेंट की वजह से और इसी पैशन की वजह से मेरे ख्याल से आज आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड भी मिला है। आगे का क्या प्लान है ईमान, क्या करेंगे आगे? अभी क्योंकि आई एम करंटली गोइंग टू बी एनरोल्ड इन माई ए लेवल्स, ओ लेवल्स में मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, आई ऑप्टेड फॉर मैनी सब्जेक्ट्स, तो आगे यही है कि जो भी फील्ड में मैं जाऊँ, आई वर्क देयर एज एन ऑनेस्ट एंड अ डिलिजेंट पर्सन, और ना सिर्फ अपनी एजुकेशन या फील्ड में प्रॉस्पर करना मेरा एक गोल है, बल्कि गोल ये है कि I do something that changes my country, that is making a better change, और इस मुल्क के लिए कुछ करके जाऊँ, इसकी बेहतरी के लिए कुछ करके जाऊँ, यहाँ के लोग, इस कौम के लिए इसको बदलने में कोई हेल्प करूँ और एज अ लीडर इमर्ज हो सके। जैसे आपने कहा कि ओ लेवल्स आपने के, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मज़े का लगा आपको, कौन सा फेवरेट था? काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे, क्योंकि आई टुक बेसिकली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट आई टुक मैनी एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। अच्छा। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कॉमर्स, इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स लिए टू वाइडन आउट माई पर्सपेक्टिव। उसके अलावा काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए भी नहीं जाते यहाँ पे, वो भी ऑप्ट किए, ताकि आई हैव माई हैंड इन एवरी थिंग, so that I can go in every field I can and explore there, and what is best for me I can choose for it. तो क्या इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा या पैशन के अलावा क्या करती हैं आप, फारिग वक्त में क्या करती हैं? बेसिकली मेरी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मेरा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी उस पे भी काम कर रही हैं? जी, वो भी साथ साथ चलता रहता है सारा प्रोजेक्ट। इन सब प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा। और इनमें यह है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो आपके टी लीव्स और कॉफ़ी ग्राउंड्स रेजिड्यू बचता है हमारा, उसको इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हमने किया है कि वो कलेक्ट करके लोकल नर्सरीज को पहुंचाना, जहाँ पे वो एज अ फ्री सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ हो, जो कि हाईली पोटेंट है। और इस पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च की, जिसके बाद हमें पता चला जैसे कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं वो आपके एसिडिक प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं, जबकि टी लीव्स या ये सारी चीज़ें दे आर रिच इन नाइट्रोजन व्हिच इज़ हेल्पफुल इन द प्लांट ग्रोथ। तो इस पे भी काम किया। उसके अलावा 2020 में एक और स्टेम यूथ चैलेंज था, जिसमें आपको एक ऐसा एम्फीबियस व्हीकल बनाना था जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन पे हो, जिसमें हम लोग वो बेसिकली उस प्रोजेक्ट का थीम था सेव आवर शोर्स। उसमें मैंने पसनी बलोचिस्तान जो है वहाँ पे जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए एक ऐसा व्हीकल डेवलप किया जो कि एम्फीबियस लैंड पे भी और वाटर पे भी चल सके और साथ प्लास्टिक कलेक्शन कर सके। ठीक है। और उसकी रिसर्च जो थी वो लास्ट ईयर फिर हम लोग पाकिस्तान की वाहिद टीम थे जो कि फाइनलिस्ट बन गए, और फिर लेटर ऑन वी वॉन एज द फर्स्ट रनर अप ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। तो इसका कॉन्सेप्ट का किस तरह आपको ख्याल आया कि मैं इस पर काम कर सकती हूँ, और उसको कितनी देर में आपने कंप्लीट किया? बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि पसनी का जो शोर है उस पर मैं पाकिस्तान के काफ़ी शोर्स पर रिसर्च करी थी, तो जब मुझे पता चला यहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, टन्स में रोज़ टन्स में होता है, और फिर रिसर्च करने पे ये पता चला कि वो क्या उनकी वजूहात हैं, वो नेट होते हैं या प्लास्टिक रैपर्स होते हैं और किस तरह का वहाँ पे। और रिसर्च करने के बाद हमने फिर एक ऐसा व्हीकल डिज़ाइन किया कि इसका क्योंकि ना सिर्फ आपने प्रॉब्लम को ढूंढना है, उसका सोल्यूशन भी है निकालना है। बिल्कुल। तो सोल्यूशन के लिए एक ऐसा व्हीकल डेवलप किया जो कि लैंड प्लस वाटर, हमारी जो वाटर बॉडी है उस पर रोवर कर सके, एंड इट कैन कलेक्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन, और फिर उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल उसका कैसे होगा। ये नहीं कि हम कलेक्ट कर दें और फिर वो वापस
इन टर्म्स वो वापस सी में आ जाएगा, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल। तो फिर इस पे काम करते करते एक जब व्हीकल डेवलप हो गया, then we were recognized by the British International Education Association in England, and they awarded us as the first runner-ups from तो क्या Pakistan. ईमान इसको आप कह लें कि कमर्शियली भी मार्केट में लेकर आएंगी इस प्रोजेक्ट को? क्योंकि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट का सोचती हूँ तो उसकी स्केलेबिलिटी का ज़रूर सोचती हूँ। एज सून एज वी कमर्शलाइज इट और फंडिंग मिले, बेसिकली मेरा एम तो यही होगा कि इससे आप बेहतरी यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो जैसे ही इफ़ आई फाइंड अ सूटेबल फंडिंग फॉर माई प्रोजेक्ट, और उसके अलावा अगर कोई ऐसे चाहे कि ये प्रोजेक्ट को आगे फर्दर, क्योंकि मैं इस पर काम करना चाहूँगी, डेवलप करना चाहूँगी, ताकि जो हमारे पाकिस्तान के शोर्स हैं ना सिर्फ हम उन पे इसको कर सकें मोबाइल, बल्कि ये बाकी इंटरनेशनली और ग्लोबली भी फिर इसको यूज़ किया जा सके। तो ये आपके साथ और भी लोग जो है वॉलंटियरली काम करते हैं? जी, मेरी इस प्रोजेक्ट में भी एक टीम थी, और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं या कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, माय नेबर्स, वो सब लाइक इन प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प करते हैं, एंड दे हेल्प एंड ग्रो एज अ कम्युनिटी। तो ईमान, ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रही थी, ये आपकी स्टडी का हिस्सा थे या आप पर्सनली इनको देख रही थी? ये स्टडी का हिस्सा नहीं थे, ये इन्हें मैं पर्सनली देख रही थी, क्योंकि जब भी मैं लैपटॉप पे whenever I'm working on it, I find out different things, and one thing that itches me the most is the reason why I start these projects. तो इसीलिए वही वजह होती है कि अगर मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं हैं, और मैं यही सोचती हूँ कि आगे जाके भी कुछ ऐसा करूँ कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सके, और इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि आने वाली नस्लें याद रखें और आने वाली नस्लों को भी मोटिवेशन हो कि हमने आगे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है ईमान। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई हैं, एंड बेस्ट विशेस विद यू, और कि आप इसी तरह अपना नाम भी रोशन करती रहें और इसी तरह काम करती रहें और आगे बढ़ती रहें। ईमान जवाद हमारे साथ मौजूद थी, डियाना अवार्ड विनर हैं, और उनसे हम बात कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया के हवाले से। तो आज आपका तारुफ जिस किताब से करवाने जा रहे हैं वो फिक्शन हाउस ने शाया की है, और उसका नाम है ये है पाकिस्तान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक टूरिस्ट गाइड बुक है जिसके मुसन्निफ अब्दुल मनान मलिक हैं। इस किताब में खैबर से लेकर कराची तक पाकिस्तान के तमाम अहम मकामात के बारे में तफसील से बयान किया गया है, और मुसन्निफ ने उन मकामात का सफ़र किया है और उन जगहों के हालात, रस्म रवाज और तारीख के अहम नकूश के बारे में भी तहरीर किया है इस किताब में। बिलाशुबा जनाब, ये किताब जो है पाकिस्तान में सयाहत की तरवीज के हवाले से नहायत ही अहम साबित हो सकती है, और अगर पाकिस्तान के बारे में पढ़ना चाहते हैं आप लोग और बच्चों को इसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो ये एक हाईली रिकमेंडेड किताब है जो फिक्शन हाउस पर दस्तयाब है और आपको बआसानी वहाँ से मिल भी जाएगी। और अगर आप जागो लाहौर का रेफरेंस देंगे वहाँ पर तो आपको खासा डिस्काउंट भी इससे मिलेगा, और ये आप पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान की तारीख के बारे में बहुत ज़्यादा इसके पता चलेगा। जनाब और भी आपसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त थोड़ी सी ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से, जिसके मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। शहर को दरपेश मसाइल की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी एक अहम मसला बन चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के बायस नाकिस और खस्ता हाल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का राज बढ़ता जा रहा है, और शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली खस्ता हाल बसें कम और मौत की सवारियां ज्यादा लगती हैं। ना खिड़कियां हैं, ना दरवाजे हैं, ना हंगामी अखराज का रास्ता है, टूटी सीटें हैं और उखड़ती छतें हैं। मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत के बायस मुसाफिर उन्हीं पर सफर करने पर मजबूर है। एक जानिब उन गाड़ियों का खस्ता हाल होने के बावजूद रूट पर चलना मुतालिका हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, तो दूसरी जानिब शहर को जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी के हुकूमती दावे बातों तक महदूद है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील करने का भी फैसला किया गया है, जिसके बाद सूबे भर में ट्रांसपोर्ट निजाम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी देखेगी।
अभी सिर्फ फैसला हुआ है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हुकूमत से दोबारा 3.5 अरब रुपए मांग लिए। पंजाब हुकूमत ने शहर में सफर महफूज बनाने के लिए बड़ी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराने का भी फैसला कर लिया। इन सब मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑन सादिक है, मेंबर गवर्निंग बॉडी है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है शबीर हैदर। शबीर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का फैसला किया गया है, तो इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी, और क्या ये जो एक कंपनी है शहर की वो पूरे सूबे को कंपनी बनाने के लिए उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो है वो आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली ये है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, अब इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो तकरीबन अब कर चुके हैं, डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसमें यह है कि हम इनिशियली सबसे पहले जो है लाहौर शहर में जो हमारे प्रीवियस रूट्स बंद हो चुके हुए थे, प्रीवियस गवर्नमेंट की प्लानिंग के बगैर जो रूट्स उन्होंने चलाए, जो उनके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनमें एक्चुअली कोई देखा नहीं जाता था कि ये कब तक जो है वो चल सकेंगे। और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के विदाउट जो है वो बसेस, आप ये ऑरेंज ट्रेन को देख लें, अगर वही ना होती तो यही सिर्फ बसेस वगैरह चलाई जाती, उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। ये सिर्फ रूट्स पे बसेस वगैरह चलाई जाती अच्छे तरीके के साथ, तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से लाइफ जो है वो गुजार रहे होते। अच्छा। अब फर्स्टली ये है कि हम लाहौर शहर से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इको फ्रेंडली जो है वो बसेस होंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पे वर्किंग जो है हमारी राउंड अबाउट कंप्लीट होने को है। ईद से फौरन बाद जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली लाहौर से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े शहर एक दो और को पकड़ेंगे, लाइक पिंडी, फैसलाबाद, इस तरह करते करते हम इसे इंशाल्लाह पूरे पंजाब में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर देंगे। पहला प्रोसेस क्या है, क्या प्लान आउट किया गया है? अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के हवाले से क्या चीज़ें सोची गई हैं? अभी लाहौर शहर के बारे में, क्योंकि ये कैपिटल है पंजाब का सबसे अहम, और बहुत मुझे भी अंदाज़ा इस चीज़ का कि इस वक्त लोग कितने परेशान हैं आपकी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम कुछ नई बसेस जो हैं वो परचेज करके, एसी वाली जो आपने पहले ही बात की कि जिस तरह खस्ता हाल, बिल्कुल इन सारे मामलात से तो आवाम को जो है वो बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह, कोशिश तो है कि बड़ी ईद पे ही सुनानी, लेकिन ये है कि उसके बाद इंशाल्लाह इस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट जिस तरह आप सर बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से बोलना बड़ा आसान है शबीर, लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेज आनी थी, रोड पर चलनी थी, हमें रिलीफ मिलना था, वो अभी तक नहीं आई। ये सारा कुछ हो जाएगा आपको लगता है? मुनीबा, बात यह है कि आपको मैं बताऊं, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अब हुकूमत ने इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दर्जा दे दिया है, ठीक है। गुज़श्ता रोज़ इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जिस पे ये मंजूरी दी गई कि इसको पंजाब की सतह पे ले जाया जाए, ठीक है। सवाल ये आता है कि लाहौर के लिए जिस कंपनी को बनाया गया था, उन लाहौरियों के लिए तो वो आपने 19 रूट्स बंद कर दिए। लाहौरियों को वो सफरी सहूलियात नहीं दी जा सकी, जबकि अब वही ट्रांसपोर्ट कंपनी अब पंजाब की सतह पे वो काम करेगी। अब ये है कि अगर लाहौर का एक मॉडल बना दिया जाता, लाहौर में आप अच्छी सफरी सहूलियात दे रहे होते, क्योंकि देखिए ये हम 2 साल से तो मुकम्मल रूट्स बंद हुए हुए हैं, पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रूट्स बंद होते गए थे। 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, और ये 2 साल से ज़ायद का अरसा ये गुजर गया कि मुकम्मल तौर पर बंद हैं। उन 19 रूट्स पर तकरीबन रोज़ाना 2.5 से 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते थे, जो अब बेचारे इन चिंगची रक्षों पर, कोई वैगन पे, कोई किसी पे, कहाँ पे कैसे सफ़र कर रहा है, वो अपनी मदद आपके तहत सफ़र कर रहे हैं। अब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई कब गई थी? 2012 में ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी वजूद में आई थी। उस वक्त अलबराग कंपनी थी, उसके साथ मुआहदा हुआ था 5 साल का, जिसमें 172 बसें अलबराग कंपनी की थी और 228 मुख्तलिफ ऑपरेटर्स उसमें शामिल थे। 2017 तक वो मुआहदा रहा। 2017 तक 5 साल के अंदर ये मुआहदा ख़त्म हुआ। उतनी देर तक बसें भी खस्ता हाल हो चुकी थी। उसके बाद दोबारा वही मुआहदा उन्हीं कंपनीज के साथ दोबारा मुआहदा जो ऑपरेटर्स के साथ रिन्यू किया गया। उसमें जो हुआ कि 3 साल का और मुआहदा हुआ, ठीक है। 3 साल का मुआहदा जो है, उसके बाद वो बसें ख़त्म। उसके बाद नया मुआहदा इस कंपनी ने नहीं किया किसी के साथ। अब हालांकि ये कंपनी है, पूरी बॉडी है, आपने उसमें आप बैठाया हुआ है, आपने क्या नाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो सैलरी ले रहे हैं। उसके बाद सारे ही ले रहे हैं सैलरी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक पूरी, आप उसके बाद अखराजात हैं, एक पूरी बिल्डिंग आपने रखी हुई है। क्या कर रहे हैं, एक पूरी बॉडी आप काम कर रही है, कंपनी बनाई हुई है। कंपनी का काम है कि अगर आपका मुआहदा खत्म हो रहा है तो 6 माह पहले आप उसको मुआहदे को दोबारा या तो रिन्यू करें, किसी के साथ राब्ता करें, नहीं तो प्राइवेट ऑपरेटर नया मुआहदा अगर आप नहीं करने जा रहे
तो प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ उसके मुतबादल को ट्रांसपोर्ट तो दें। आपने तमाम जो रूट्स बंद कर दिए। इस हवाले से हमारी बात जनाब क्या नाम है वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाँ से कहा केची साहब भी कहते थे कि जब ये तमाम रूट्स बंद हुए थे तो उनका ये दावा था कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको लाहौर की सड़कों पर गाड़ियां नजर आएंगी। अच्छा। मगर वो एक हफ्ता कौन सा है वो हमें डिक्लेयर नहीं किया गया था कि कौन सा हफ्ता है। मेरे ख्याल से इनसे पूछ लेना चाहिए वो हफ्ता हमें कब नजर आएगा। अच्छा, कि जब हमें ये नई गाड़ियां नजर आएंगी। मुनीबा, सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि आप शबीर साहब से भी पूछ सकती हैं, 9 साल के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब वो अपॉइंट हुए। ठीक है। मैं प्रीवियस ऑलरेडी आपके ही चैनल पे भी कह चुका हूँ कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को खास तौर पे अपने घर की कोई लॉन्डी या कोई मुलाजमा समझा हुआ था। अपना कोई मनपसंद बंदे को इसको कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए चेयरमैन लगाया जाता था इन्हीं कंपनीज का, ठीक है, और जो मर्जी जैसे मर्जी उल्टे सीधे एग्रीमेंट्स हैं वो करवा लिए जाते थे। अभी ये बता रहे हैं कि वो बसें खस्ता हाल होती गई। जब भी कोई चीज़ लाते हैं, अगर आप कह रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस, हम उस पर वर्किंग करें। अगर इलेक्ट्रिक बसेस आई तो पहले वो चार्जिंग कैसे उनकी होनी है, हर चीज़, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो मेंटेनेंस का एलिमेंट है वो बसेस से पहले इस दफ़ा आएगा, ताकि ये लॉन्ग टर्म चल सकें चीज़ें जो हैं। उधर होता ये था कि मियाँ साहब कोई चीज़ देख लेते थे और वो सारी चीज़ें अगर कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे जाते थे कि जी ये चलानी है, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि क्या ये हमारे मुल्क में चलने की पोजीशन में है। अब ऑरेंज ट्रेन इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि हमारी मिनिस्टर साहब की ये इतना पॉजिटिव एलिमेंट है सीएम साहब का कि अगर ये हम लोगों ने बनाया होता ना एलिमेंट तो उन्होंने इसको शुरू ही नहीं करना था। अच्छा। हमने उसको पॉजिटिविटी के साथ चलाया। इतना खसारे में 90% वो टाइम जो है मेरे अपनी देखने के मुताबिक, आप भी देख सकती हैं, वो खाली ट्रेन जो है वो ट्रैवलिंग कर रही होती है और अपने हमारे हेल्थ के 5 साल के बजट से कई 100 गुना ज्यादा उस पे जो है वो खर्चा आया। उसमें भी फर्क है। हाँ। अब ट्रेन आपने चला दी है, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब प्लानिंग ये है कि 26 उनके स्टेशन है, 26 स्टेशन पर आपको कनेक्टिंग फीडर रूट्स देने चाहिए। बिल्कुल। फीडर रूट्स होंगे तो मुसाफिर वहां पर आएंगे। अगर किसी मुसाफिर ने आना है 5 किलोमीटर के सफर से उसको कनेक्ट करना है, अगर वो 5 किलोमीटर उधर आएगा रिक्शे पर, उधर 200 रुपया देगा, उसके बाद आगे उसने उतरना है तो वहां पे भी 5 किलोमीटर सफर करके जाएगा तो 200 उधर देगा। तो उसने तो ये कहना कि बजाय मैंने ये 400 ये दूं, मैं 300 रुपये में मैं डायरेक्ट अपनी मंजिल पर क्यों ना पहुंच जाऊं। अब ये सबसे बड़ा खसारा जो है ना ऑरेंज ट्रेन का, जो मुझे देखने में नज़र आ रहा है कि ये कनेक्टिंग इनके जो फीडर रूट्स हैं ना बनाने की वजह से भी आ रहा है। इनका टारगेट था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1,45,000 के करीब मुसाफिर सफ़र करेंगे, जो कि कम अब तकरीबन सिर्फ 45,000 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर यही फीडर रूट्स बना दिए जाते तो ये आमदन भी बढ़ जाती, इसके में इस आमदन में इजाफा भी होता और जो अवाम की तवज्जो थी वो भी इधर ज़्यादा मरकूज होती, अवाम भी इधर ज़्यादा तवज्जो देती क्योंकि इसको प्रेफरेंस देती कि जी ऑरेंज ट्रेन पे जाना है, या आपने जो अगर आसानी आप ऑरेंज ट्रेन तक आपको कोई भी बस जाती कनेक्टिंग होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि पहला रूट फॉर एग्जांपल इनका बस स्टेशन है ठोकर न्याज बेग, अगर किसी ने जोटाउन से आना है या किसी ने भी आप कहें कि जी उधर से LD एवेन्यू 1 की तरफ से आना है, अगर उसको कोई कनेक्टिंग रूट मिलेगा वहाँ पर पहुँचने तक आसानी कोई बस आ रही है तो वो क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब बस ही नहीं उसे मिलेगी, कनेक्टिंग रूट ही नहीं मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 9 साल बाद जो एक मिनिस्टर अपॉइंट हुए, लेकिन उनको अपॉइंट हुए भी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं उनको आए हुए, तब भी हमने नहीं देखा कि फीडर रूट्स पे काम हुआ हो या बाकी बसेस पे काम हुआ हो। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, शबीर साहब भी बैठे हैं, ये कंटिन्यूसली हमें क्लेम कर रहे हैं जब 2018 में हम आए ITC का वजूद वो अपने हाथों से ही खत्म करके जा चुके हुए थे। ठीक है, ये चीजें आपको ये चीजें उन्हीं की बनाई हुई चीज थी। हमने LTC कंपनी थी, ठीक है, उसकी बॉडी थी एक, CEO थी, उनको वो जवाब देती, पूरी इंतजामिया थी। CEO जवाब देती है क्योंकि वो CEO है, वो हेड कर रही हैं। उनको चाहिए था कि उसके मुतबादल को ट्रांसपोर्ट दें। आपने 2 साल पूरा किसी ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई नहीं हुई। अब ये है कि चलें हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था, बजट होना कोई 1 साल तो तकरीबन ट्रांसपोर्ट बंद रहा। नहीं, अब ये है कि बजट, लेकिन कोविड से पहले भी तो आपके पास ही था ना। अब ये है कि बजट नहीं है, आप मुतबादल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दें, कम से कम कोई गाड़ी तो आए ना रूट पे। आप जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है वो पैसे नहीं ले रहा ना पैसे दे रहा है, वो तो अपनी गाड़ी चलाएगा, आवाम को सहूलत देगा, उसने किराया लेना है और गाड़ी चलनी है। सब्सिडी भी देनी पड़ती है। हमने कोई 100-110 रुपए पे तो नहीं, लाहौर अगर कैनाल से किसी ने उधर तक जाना, जेल रोड से ठोकर तक जाना तो 110 रुपए में जाए। हमने इस तरह का सीन भी तो नहीं ना करना। ये सारी चीजें जो है वो देखनी होती हैं। हम लोग अब जो अपनी बसेस जो है फर्स्टली जो है हमने अपनी जो है इनिशियली अपनी बसेस स्टार्ट करनी है।
LTC जिनको खुद सारा LTC तो खैर अब PTC है, ठीक वो है। खुद इसको जो है लाहौर को हमने जैसे शबीर भाई ने कहा कि मॉडल शहर जो है वो बनना चाहिए, मॉडल ही बनेगा। लाहौर कंप्लीशन के बाद हम किसी दूसरे शहरों में जो है वो मूव करेंगे। इन द मीनवेल बाकी जो है हमारी ऑपरेशनल अथॉरिटीज़ जो है वो काम करना शुरू कर देंगी ऑल ओवर पंजाब। तो फर्स्टली जो है हमारे जो आप कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड भी जब हमारे ये रूट्स जो हैं जो 19-20 के करीब जो रूट्स बंद हैं, फर्स्टली तो हम इन्हें जो है दोबारा से रिवाइव करके ठीक है। और ये जब चलेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो सारी चीज़ें जो है तो इंशाल्लाह। क्या ऑन साहब क्या मॉडल बनाया गया है, मतलब कितनी बसेस चलेंगी, किस तरह की बसेस आएंगी, उनका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, सारा पहले लूप के अंदर जो है वो हम 200 बसेस जो है उससे स्टार्टिंग लेंगे लाहौर। ठीक है। ठीक हो गया। और अभी एडवांस में तो बताना जो है वो मैं समझूंगा नहीं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस पे भी जो है ना वो वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस को ही चलाया जाए। अगर उनका पूरा जो है हम प्रेजेंटेशंस वगैरह ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड हर चीज़ से कि वो क्या कॉस्ट उसकी आएगी और कितना हम उससे जो है वो बेनिफिट्स जो है लोगों को अपने दे सकेंगे, तो वो मैक्स उसके लिए जो है हमारी अभी इलेक्ट्रिक बसेस पे भी वर्किंग हो रही है। हम दूसरा भी सारे इसके लिए कितने ज़राए की आप लोगों को ज़रूरत है और हुकूमत कहाँ तक फराहम कर रही है आपको? हुकूमत ने हमें दिए थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 60 करोड़ ठीक है, 20 लाख रुपए। ठीक है। हमने उसमें दोबारा जो है और पैसों की डिमांड की बिल्कुल, और 3 अरब की। मिनिस्टर जी। फाइनेंस जो हैं वो भी इस चीज़ पे एग्री हैं कि आप लोगों को ग्रांट जो है वो और मिलनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर है गवर्निंग बॉडी लाहौर ट्रांसपोर्ट के। सर बहुत शुक्रिया आपका, और शबीर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।